तो फिजिक्स वाले टीचरों ने खराब कर लिखो। बच्चे को बार बार एक ही बात कहते हैं कि केमिस्ट्री आसान है, आसान है, आसान है। और ठीक है, आसान है तो ये थोड़े छोड़ दे। लिखो। तो हम चल रहे हैं सेल की तरफ। हमने लास्ट क्लास में कोरोजन पढ़ लिया, ठीक है? तो डालो सेल। बड़े तो सेल में हम पढ़ेंगे कॉमर्शियल बैटरी भी बोलते हैं इनको, तो डाल लो कॉमर्शियल बैटरी भी साथ में लिख लो। तो दूसरा टॉपिक हम साथ में लिखेंगे इसके साथ में, कॉमर्शियल बैटरी, ठीक है ना? कॉमर्शियल बैटरी में हम सबसे पहले टाइप की बैटरी पढ़ने वाले हैं जो है प्राइमरी सेल। और इसको हम प्राइमरी सेल क्यों कहते हैं? वी कांट रिचार्ज, वी कैन नॉट रिचार्ज, हम इसको रिचार्ज नहीं कर सकते। यूज किया और फेंक दिया। तो घर में हम जो पेंसिल सेल यूज करते हैं, जिनको हम यूज करते हैं और फेंक देते हैं, उनको हम कहते हैं प्राइमरी सेल, क्योंकि हम इसको रिचार्ज नहीं कर सकते। प्राइमरी सेल में जो सबसे पहला हमारा सेल है, जिसको हम कहते हैं ड्राई सेल। ड्राई सेल का दूसरा नाम है लेक्लांचे सेल, लेक्लांचे। तो इसको दूसरा नाम है लेक्लांचे सेल। और लेक्लांचे सेल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक कंटेनर लेते हैं, और वो कंटेनर होता है जिंक का, और जो खुद एनोड का काम करता है, ठीक है? तो मतलब घर में हम जो पेंसिल सेल यूज करते हैं, उसका जो पूरी बॉडी है वो नेगेटिव होगी, और जिंक की बनी हुई होती। और बीच में हम क्या करते हैं, कार्बन की रॉड लगा देते हैं, तो जो उसकी टिप उठी हुई होगी वो पॉजिटिव होगी और कैथोड का काम करेगी। पहले हमको सेल में बड़ी प्रॉब्लम आती थी, पेंसिल सेल में नेगेटिव कैसा, पॉजिटिव कैसा, पर हमने होश हवास में एक बार देखा और सुना, तो अब नहीं आती है। बॉडी नेगेटिव है, टिप पॉजिटिव। और इस पूरे कार्बन की रॉड को हम एक पोरस स्पॉट में बंद कर देते। उस पोरस स्पॉट में हम MnO2 और अमोनियम क्लोराइड रख देते, जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं। और MnO2 का काम है डीपोलराइजर। तो अब देखते हैं, और इसमें ZnCl2 भी भरा हुआ होता है। तो ये पेस्ट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं और देखते हैं एनोड पर। एनोड पर हम इतना तो शायद सीख ही गए हैं कि हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो जो जिंक की रॉड है उस पर ऑक्सीडेशन, सॉरी रॉड पे नहीं, बॉडी पर, जिंक की इस पूरी बॉडी पर ऑक्सीडेशन होगा और जिंक +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर MnO2 और अमोनियम आयन की रिएक्शन होगी और इलेक्ट्रॉन एनोड से आएंगे। दोनों आपस में मिलेंगे और मिलकर क्या बनाएंगे, ठीक है ना? तो ये बना देते हैं MnO और OH। पुरानी बुक्स में Mn2O3 लिखा हुआ मिलेगा। बोथ आर करेक्ट। पर अगर दोनों ही आ जाए और एक चॉइस करनी हो तो फर्स्ट वाले को करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में यह लिखा हुआ है, और अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगी। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके लिख देंगे। इन इक्वेशंस को ऐड करके लिखेंगे तो हमारी इक्वेशन ये बनेगी, जिंक +2 MnO OH और प्लस अमोनिया। अब सेल के अंदर देखो भैया, गैस बन रही है,
गैस बनेगी तो धीमे धीमे सेल में प्रेशर बढ़ेगा, और जब सेल में प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? कुछ बुक्स में MnOOH लिखा हुआ मिलता है और कुछ बुक्स में Mn2O3 लिखा हुआ मिलता है। ये डिकम्पोज होकर वाटर बना लेता है। ठीक है, तो धीमे धीमे सेल के अंदर गैस इकट्ठी होती जाएगी, और सब जानते हैं जब गैस एक्यूमुलेट होती है, जैसे हमारे पेट में ही अगर गैस एक्यूमुलेट हो जाए तो एंड में क्या होता है? ठीक है, एकदम गैस निकलती। तो एक दिन सेल में गैस भर जाएगी, प्रेशर बढ़ जाएगा, और खबर आएगी कि फलाने के यहाँ पेंसिल सेल फट गया। पर हम देखते हैं नॉर्मली ऐसा नहीं होता। ऐसा दोस्तों इसलिए नहीं होता कि जिंक+2 और अमोनिया की रिएक्शन से एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है, और वो उस गैस के प्रेशर को डेवलप नहीं होने देता। तो जिंक आयन इस अमोनिया से रिएक्ट करके एक दूसरा अनदर आयन बना लेते हैं। ये कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। तो हमने प्रेशर पे तो पा लिया काबू, पर कभी कभी बैटरी फट जाती है। उसका रीजन क्या होता है कि अगर बैटरी में कोई इम्प्यूरिटीज आ गई उसकी असेंबली के टाइम पे, और ये वाली रिएक्शन नहीं हुई, तो कभी कभी कुछ सेल्स में फटने की शिकायत आती है। अब इंडियन सेल में और चाइनीज सेल में क्या फर्क होता है? इंडियन सेल में इस जिंक के कंटेनर के ऊपर एक स्टील की कोटिंग और होती, जबकि चाइनीज क्या करते हैं, उसको कागज में रैप करके दे देते। तो कभी कभी ये सेल लीकेज कर जाता है, सेल में लीकेज हो जाती है, और वो पूरा चिकना चिकना सब पेस्ट बाहर निकल आता है। तो अब बच्चा कहेगा लीकेज क्यों हुई? तो लीकेज इसलिए होती है कि जिंक का कंटेनर इस अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट कर जाता है, और अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड से फिर से समझाता हूं कि लीकेज हुई कहां से। तो जो MnO23O है, तो MnOOH, ठीक है ना, इसके 2 मोल्स डिसोसिएट होकर Mn2O3 और H2O बना लेते, और ये H2O अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है, और अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl बना लेता है, और ये HCl जिंक के कंटेनर से रिएक्ट करके ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। तो अब जिंक के कंटेनर में है, तो जिंक के कंटेनर में छेद हो जाएंगे, छेद हो जाएंगे तो जो उसके अंदर सारा माल भरा हुआ है वो सब बाहर निकल आएगा। व्हाइट कलर का पेस्ट होता है, पूरा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाता है। इसलिए नो यूज चाइना सेल। ये देश के लिए भी अच्छा है और अपने इलेक्ट्रिक उसके लिए भी अच्छा है। दूसरी बात, चाइना का सेल मिलता तो सस्ता है, पर उसकी लाइफ कम होती, वो बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाता। ठीक है, तो प्रेशर क्यों डेवलप नहीं हुआ? इस रिएक्शन की वजह से। ठीक है ना, सेल में छेद कैसे हो गया? इस रिएक्शन की वजह से। अब लास्ट क्वेश्चन, क्या हमारे इस पेंसिल सेल का पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा? क्या ये हमेशा एक जैसी एनर्जी देगा? नो। क्यों? और हम कैसे पहचानें कि इसकी एनर्जी एक जैसी नहीं होगी? तो अगर सेल की ओवरऑल रिएक्शन में आपको आयंस लिखे हुए दिख रहे हैं, क्योंकि नस्ट इक्वेशन में सॉलिड के कॉन्सेंट्रेशन को 1m मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन नस्ट इक्वेशन में हम इस आयंस को नहीं हटाते। तो अगर किसी में ओवरऑल इक्वेशंस में आयंस लिखे दिख जाए तो समझ जाओ इसका पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं होगा। तो नीचे नोट डाल लो कॉपी पेन उठाकर कि इसका पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि आयंस इन्वॉल्व, आयंस इन्वॉल्व। और जब आयंस इन्वॉल्व होंगे
तो सेल पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो ये था हमारा प्राइमरी सेल में फर्स्ट ड्राई सेल। और हम फिर चलेंगे अगले सेल की तरफ। अगले सेल में प्राइमरी का सेकेंड एग्जाम्पल। तो हमारे पास जो बी एग्जाम्पल है वो बटन सेल है। इसको बटन सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी शेप बटन जैसी गोल होती। तो हमने कैलकुलेटर में एक्सेट्रा में गोल गोल बटन देखे होंगे, सेल देखे होंगे, जिनको हम बटन सेल कहते हैं। और बटन सेल बनाने के लिए हम मरकरी यूज करते और जिंक। तो जिंक का तो हम एनोड बनाते और HgO का कैथोड बनाते। इसकी ओवरऑल इक्वेशन ये होती है कि ZnO और प्लस मरकरी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इसकी ओवरऑल इक्वेशन में कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसका सेल पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि बटन सेल का पोटेंशियल कांस्टेंट क्यों होता है। तो बटन सेल का पोटेंशियल इसलिए कांस्टेंट होता है क्योंकि इसकी ओवरऑल इक्वेशन में आयंस इन्वॉल्व नहीं होते। अब अगर हम इनकी इंडिविजुअल रिएक्शंस की बात करें, इसमें इलेक्ट्रोलाइट KOH होता है। तो एनोड पर जिंक का ऑक्सीडेशन होता है। ये 2OH माइनस से रिएक्ट करके ZnO प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है। जब हम कैथोड की बात करते हैं तो कैथोड पर HgO और H2O की रिएक्शन होती है, +2 इलेक्ट्रॉन मरकरी लिक्विड में बदल जाता है और हमें 2 हाइड्रोक्साइड आयन मिलते हैं। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके लिखेंगे तो इक्वल टर्म्स उड़ा देंगे, और इक्वल टर्म्स उड़ाएंगे तो हमको इक्वेशन मिलेगी ये, जिस इक्वेशन में कोई भी आयंस इन्वॉल्व नहीं है। और आयंस इन्वॉल्व नहीं है तो इसका पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। तो आप मार्क कर सकते हैं इसका सेल पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि आयंस इन्वॉल्व नहीं है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट है तो आप हमसे अभी पूछ सकते हैं। नहीं, कुछ दिनों बाद ये मटेरियल खत्म हो जाएगा, सेल की लाइफ बंद हो जाएगी, क्योंकि इसकी रिएक्शन इरिवर्सिबल, ये बैकवर्ड नहीं हो सकती, इसलिए प्राइमरी सेल। तो हमें चलना पड़ेगा सेकेंडरी सेल की तरफ। तो हम चल रहे हैं सेकेंडरी सेल को पढ़ने के लिए। और सेकेंडरी सेल अब आप समझ ही गए होंगे, इसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। तो सेकेंडरी सेल वो है जिसको रिचार्ज कर सकते हैं, कैन बी रिचार्ज। कैन बी इसलिए है, आपकी मर्जी होगी तो, अगर आप बैटरी में लगाओगे ही नहीं तो चार्ज कैसे होगा? ठीक है, तो हम इसको रिचार्ज कर सकते हैं। और इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसको हम कहते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी, और फिजिक्स में इसको कहते हैं लेड एसिड एक्यूमुलेटर। लेड एसिड एक्यूमुलेटर, ठीक है ना। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले यहां पे लिख देते हैं लेड का एनोड बनाते हैं, PbO2 का कैथोड बनाते हैं। ये इसलिए बनाते हैं, हम सब ने कभी ना कभी पढ़ा होगा कि लेड की +4 ऑक्सीडेशन नंबर अनस्टेबल होती है, और ये फॉरन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके लेड +2 में कन्वर्ट हो जाता है, और लेड +2 में कन्वर्ट हो जाता है। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो H2SO4 होता है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी होनी चाहिए और इसकी डेंसिटी ग्राम पर ml में इतनी होनी चाहिए।
तो हम चलते हैं और देखते हैं इस सेल के अंदर क्या क्या रिएक्शन होंगी। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और एनोड पर लेड H2SO4 के सल्फेट आयन की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और कन्वर्ट हो जाता है PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम चलते हैं कैथोड की तरफ। कैथोड पर PbO2 का रिडक्शन होगा और इसके रिडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन एनोड से आएंगे। ये रिएक्ट करता है 4H प्लस जो एसिड से आएंगे, एक सल्फेट जो एसिड से आएगा और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर ये PbSO4 प्लस 2H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मीन्स है कि कैथोड पर वाटर प्रोड्यूस होता है। कैथोड पर वाटर प्रोड्यूस होता है। दोनों रिएक्शंस को हमने जोड़कर लिख लिया, ऐड करके लिख लिया। तो PbO2 प्लस 2H2SO4, इसकी डेंसिटी इतने ग्राम पर ml होनी चाहिए। इसका कंसंट्रेशन इतना होना चाहिए 38% बाय मास, और ये बदल जाएगा रिवर्सिबली 2PbSO4 में, क्योंकि एनोड और कैथोड के प्रोडक्ट सेम बने हैं, इसलिए इसकी रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर की होगी। तो जब हम इस बैटरी को डिस्चार्ज करेंगे, का मतलब यूज करेंगे, तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, और जब हम इस रिएक्शन को रिचार्ज करेंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन हो। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और वो क्या? अगर एसिड की डेंसिटी कम हो जाएगी तो फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं होगी, तो हमें उस बैटरी में बाहर से एसिड डलवाना पड़ेगा। तो हम शॉप पे जाते हैं, दुकान पर जाकर कहते हैं बैटरी में एसिड डाल दे, तो वो इतने कॉन्सेंट्रेशन का एसिड डाल देता। अगर उसमें से पानी बाहर निकल गया तो बैटरी रिचार्ज नहीं होगी, तो हम बैटरी में डिस्टिल वाटर भी डलवाते रहते इस वाली बैटरी में। पर आजकल कारों में ड्राई बैटरियां आ रही हैं जिसमें पानी की और एसिड की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो क्या? पहली बात, जब हम बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करता है, और जब हम इसको रिचार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाएगा। कब बन जाएगा? रिचार्जिंग पर। कहीं पे लिख लो, क्योंकि रिचार्जिंग में हम इसको एनर्जी दे रहे हैं। अगर कोई हमको एनर्जी दे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और हम उसको एनर्जी दें तो फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल। मतलब हम मोबाइल को रिचार्ज कर रहे हैं तो मोबाइल की जो बैटरी है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करेगी, और जब हम मोबाइल पर हेलो हेलो कर रहे हैं तो मोबाइल की बैटरी यूज हो रही है, और तब हम उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना, ठीक है ना? जब हम इसको रिचार्ज करेंगे तो जो रिएक्शन है वो रिवर्ट हो जाएंगी, और कैथोड पर क्या होगा? ठीक है ना? अब कैथोड पर देखना क्या होगा। PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब एनोड वाली रिएक्शन रिवर्ट हो जाएगी, और Pb प्लस सल्फेट -2 बन जाएगा, जबकि एनोड पर कैथोड वाली रिएक्शन रिवर्ट हो जाएगी। तो रिचार्जिंग में कैथोड पर एनोड वाली रिएक्शन रिवर्ट हो जाएगी। ये लाइन लिख लो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। रिचार्जिंग में, ठीक है ना, कैथोड पर एनोड वाली रिएक्शन रिवर्ट हो जाएगी, और एनोड पर
कैथोड वाली रिएक्शन रिवर्ट हो जाएगी। मतलब इन दोनों ही रिएक्शन को पलट के लिखना है। तो एनोड पे हमारी रिएक्शन क्या हुई, फिर से PbO2 और हमारा H2SO4 बन जाएगा, ठीक है ना। +2 इलेक्ट्रॉन भी। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि अगर हम लेड स्टोरेज बैटरी को रिचार्ज करेंगे तो एनोड पर रिएक्शन क्या होगी। एनोड की स्पेसिफिकली आप याद करके रखें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा कि जो एसिड हम लेड स्टोरेज बैटरी में यूज करते हैं, जो एसिड हम लेड स्टोरेज बैटरी में यूज करते हैं उसकी मोलैरिटी क्या होगी, उसकी मोलैरिटी क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो कहीं पे, जो एसिड हम लेड स्टोरेज बैटरी में यूज करते हैं उसकी मोलैरिटी क्या होगी। तो भैया हमको घर से ये बात याद होनी चाहिए कि इसकी डेंसिटी 1.31 और उसका परसेंटेज 38% होना चाहिए। लेड स्टोरेज सेल इट्स मोलैरिटी। Calculate the molarity of H2SO4 used in lead storage battery। अंग्रेजी में और हिंदी में, सीसा संचायक सेल में प्रयोग होने वाले H2SO4 की मोलरता ज्ञात करो। तो भैया आप देखो, मैं आपको बार बार कहता हूं तो कई बच्चों को लगता है सर रटाते हैं, पर हमको अब ये रटा हुआ होना चाहिए, प्लस हमें ये मोलैरिटी का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। अगर हमें इनमें से एक भी चीज याद नहीं है तो क्वेश्चन कैसे निकलेगा। मोलैरिटी के इस फॉर्मूले को हम तब यूज करते हैं जब मास परसेंटेज दिया हो। तो भैया कहीं पे लिख लो, मास परसेंटेज दिया हो तो मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला। और अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं आता या मोलैरिटी का फॉर्मूला याद नहीं आता तो न्यूमेरिकल मोह माया है, ऐसी मायाओं में पढ़ना नहीं चाहिए। सिंपल सा रूल है, न्यूमेरिकल पढ़ो, जो निकालने को कह रहा है वो अंडरलाइन करो और फिर अपने आप से पूछो कि क्या फॉर्मूला आता है। अगर अंदर से कोई आवाज नहीं आए तो छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। इससे आत्मा शांत रहेगी और बेचैन नहीं रहेगी। और आप निकालोगे, फॉर्मूला आता नहीं, निकलेगा है नहीं, आपकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी। और एंट्रोपी का मतलब आपके अंदर बेचैनी बढ़ जाएगी और जो 2 4 10 50 क्वेश्चन आते हैं वो भी छूट जाएगी। तो एक कॉम्पिटिटिव के बच्चे को क्वेश्चन छोड़ना भी आना चाहिए। अगर उसे क्वेश्चन छोड़ना नहीं आता तो फिर वो उसको बिना मन के छोड़ेगा, और बिना मन के छोड़ेगा तो टेंशन होना लाजमी है। तो 38% को हमने W की जगह रख दिया। H2SO4 का मोलर मास 98 है और इसकी डेंसिटी 1.31। अब बच्चों क्या करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा फाइनली इनटू। जो कमजोर लोग हैं वो तो यही साफ हो जाते हैं, 38% ही याद नहीं है, दूसरे वाले इसमें साफ हो जाते हैं, और जो अच्छे बच्चे होते हैं वो इसके इंटू में मारे जाते हैं। तो हमको इंटू करके बताएंगे बच्चे हर्षित, आरजू, निशु रानी मैडम, इंटू करना ही पड़ेगा। और इंटू करना कोई वो नहीं है रॉकेट साइंस, ये प्योर हिम्मत का काम है।
तो जब भी न्यूमेरिकल आ जाए अपनी पीठ थपथपाओ, 2 बार कहो मैं इंटू कर सकता हूं। और बड़ी अजीब बात है, बायो वाले करते ही नहीं है, और मैथ्स वाले करते हैं तो टेढ़ा मेढ़ा आंसर निकाल देते। तो हर्षित कोई आया क्या आंसर? हर्षित भैया, अरे कैलकुलेटर लेके निकालो निकालो। 5.05। एक बच्चे का आंसर आया है 5.05। क्या ये सही है? सही है? हाँ ये सही है, ठीक है ना? हाँ ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन ये आएगा कि कब इसको रिचार्जिंग की जरूरत पड़ती है। इसको रिचार्जिंग की जरूरत तब पड़ती है जब इसकी डेंसिटी इतने ग्राम पर एमएल से इतने ग्राम पर एमएल तक रिड्यूस हो जाए। अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो भैया, तुम्हारे यहाँ जो पेपर आता है वो मरा हुआ पेपर आता है। मरे हुए पेपर का मतलब होता है ऑलरेडी हो चुका है, और जो हो चुका है उसे याद करना पड़ता है। जो फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन है वो नेट के एग्जाम में आते हैं सबसे पहले। नेट के 4 साल बाद जेई में आते हैं, उसके 4 साल बाद नीट में आते हैं, और फिर 12th में आना शुरू हो जाए। क्लियर? तो याद करोगे। याद करने का मतलब मैं ऐसे नहीं कहता कि पूरा याद कर लो, मैं जो बता रहा हूं वो याद करो। मेरा याद करना दूसरे लोगों को समझने के बराबर है। वो जो समझाते हैं उसको मैं याद करने को कहता हूं। क्लियर? कि मास परसेंटेज दिया हो तो ये मोलैरिटी का फॉर्मूला याद कर लो। धड़ से क्वेश्चन निकलेगा, 2 लाइन में निकलेगा, नहीं तो यही क्वेश्चन बुक में आधे पन्ने में सॉल्व होगा, और देखते ही बीपी हाई हो जाएगा। सब जानते हैं कि 12th में हमने कितने न्यूमेरिकल निकाले थे और कितने हो गए थे। कोई लाखों में एक आध बच्चा होता है जो हिम्मत के साथ इंटू करता है, अपनी पेट थपथपाता रहता है। बाकी बच्चे तो न्यूमेरिकल आते ही दिमाग बंद कर लेते हैं, और फिजिक्स में तो पता नहीं क्या करते होंगे। पर फिजिक्स वाले टीचर कभी सिखाते नहीं है कि भैया फॉर्मूला याद करे बिना न्यूमेरिकल नहीं होंगे। इसलिए फिजिक्स में ज्यादा प्रॉब्लम आती। ठीक है कि नहीं? कल हम कहीं फिजिक्स पढ़ रहे थे कोई, तो हमें उसने बताया कि यहां से हमने एक एक को 20 मीटर प्रति सेकंड की रेट से ऊपर फेंका, तो बताओ कितना टाइम लगेगा आने में? उसको कितना टाइम लगेगा आने में? ऊपर फेंका तो कितना टाइम लगेगा वापस आने? बता अर्षित। 2 सेकंड। अच्छा, ऊपर पहुंचने में 2 सेकंड, और फिर अ, 1 मिनट का बता रहा हूँ। चार सेकंड। कुछ है? तो कुछ उसने ऐसा फॉर्मूला बताया था, 4 आंसर आना चाहिए। उसने कुछ ऐसा आंसर बताया था, टी बराबर 2GH, है ना? नहीं, 2H डिवाइडेड बाय जी। सही है ना? लौटने का, अरे लौटने का टाइम हो गया है, देख ले। हाँ, फर्स्ट इक्वेशन से अगर अपन करेंगे इसको, अच्छा, तो जाने में उसको 2 सेकंड लग रहे हैं और आने में भी 2 तो 4 सेकंड। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट ही फॉर्मूला है ना। अरे बट ये उसमें तो भी आपको फॉर्मूला। हाइट निकालनी पड़ेगी ना। अब वो हमें भूल गए ना, तो भैया फॉर्मूला याद करो, फट से हो जाए कुछ। अच्छा, अभी भी और दस बिना सेकंड में। फॉर्मूले याद है क्या?
अभी भी 10 सेकंड में ही क्या हो कह गया रहे? ये क्वेश्चन। अबे तो ऐसा क्या तेरे आएगा क्या है? आएगा क्या तेरे यहाँ? आता है क्या ऐसा क्वेश्चन? कुछ भी हो सकता तो लिखो भैया अगला। अगला है निकेल कैडमियम बैटरी। निकेल कैडमियम बैटरी सेकेंडरी सेल का सेकंड एग्जाम्पल। तो आजकल हम मोबाइल का कवर उठा के देखें, अब नहीं, अब आजकल तो लिथियम आयन बैटरी आने लगी है। तो कोई बता सकता है लिथियम आयन बैटरी क्यों आने लगी है? हर्षित, है। हल्की होती है। आप अपने मोबाइल के पीछे देख सकते हो लिथियम आयन बैटरी। तो जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा रहे थे तो बताया था जितने ऊपर वाली मेटल होगा उतना पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो आजकल बैटरियां 4-4 दिन तक जो चल रही हैं वो इसलिए चल रही है, लिथियम ऊपर वाला और नीचे वाला फ्लोराइड आयन मिलाकर बैटरी बनाई जा रही है। तो जो निकेल बैटरी है वो इसलिए बनाई गई क्योंकि ये हल्की है, क्योंकि ये हल्की थी। जो पहली लेड स्टोरेज बैटरी थी वो इतनी बड़ी होती थी, कार में रख के ले जानी पड़ती थी। अब अगर किसी के मोबाइल में वो कार वाली बैटरी लगा दी तो बेचारे को एक तो साथ में असिस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं, या गाड़ी लेनी पड़ेगी जिसमें पीछे पीछे। तो छोटी बैटरी बनाई गई और वो है निकेल बैटरी। इस निकेल बैटरी में एनोड का काम कैडमियम करता है। कैडमियम का एनोड बनाते हैं, ये 2OH माइनस से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके बना लेता है कैडमियम हाइड्रोक्साइड और +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरी तरफ कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पर निकेल ट्राई हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होती है, ठीक है ना, और ये 2 इलेक्ट्रॉन भी लेता है और टूट जाता है निकेल हाइड्रोक्साइड में +2OH माइनस। कुछ बुक्स में निकेल हाइड्रोक्साइड नहीं मिलेगा और इसकी जगह पर NiO2 मिलेगा आपको। NiO2 की रिएक्शन जब हम 2H2O से करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस में, तो हमको निकेल हाइड्रोक्साइड +2OH माइनस मिलेगा। दोनों ही रिएक्शन सही है, पर एनसीईआरटी में ये वाली रिएक्शन दी हुई है इसलिए हम इसको प्रेफरेंस दे रहे, ठीक है। बोथ आर करेक्ट। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन उड़ा दिए तो रिएक्शन हो गई CD, ठीक है ना। NiOH थ्राइस बदल गया किसमें? CdOH ट्वाइस और प्लस निकेल हाइड्रोक्साइड ट्वाइस। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्लियर? आज तक भारत के किसी एग्जाम में मैंने देखी नहीं, पर मौत और क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं, कहीं भी आ सकती है। आज से 2 साल पहले कोई नहीं जानता था कोरोना से भी मरते हैं, क्योंकि कोरोना था ही नहीं, ठीक है कि नहीं। तो इसी तरह पता ही नहीं कि आ जाए, पर जनरली ऐसे क्वेश्चन 1-2 आते हैं जिनसे अपने सिलेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनसे सिर्फ हमारी मेरिट कम और ज्यादा हो सकती। तो हम चलते हैं तीसरे सेल की तरफ, और तीसरे सेल का नाम है फ्यूल सेल। तीसरे सेल का नाम है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल का जो एडवांटेज ये है, ठीक है ना, ये टर्सरी सेल है, ये एक्चुअल में हम हैं ऊपर, हम लोग भी फ्यूल सेल की तरह काम करते हैं। देखना कैसे काम करता है। ये पहली बात तो ये है कि ये डायरेक्ट ही केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है विदाउट स्टोरेज, जबकि हमें लेड स्टोरेज बैटरी को पहले रिचार्ज करके स्टोर करना पड़ता है। दूसरा फायदा ये है कि ये पॉल्यूशन फ्री है, इनसे कोई भी प्रदूषण नहीं होता। जैसे हमने बटन सेल लिया, कैलकुलेटर में से निकाला, खत्म हो गया, तो बताओ क्या करेगी आरजू उस सेल का?
आरजू लेगी और रोड पर फेंक देगी, और डस्टबिन में फेंक देगी, तो बाद में वो जाएगा तो रोड पे ही। अब रोड पे जाकर वो गिर जाएगा और उसमें क्या है, मरकरी जमीन में मिल जाएगी, और वो फिर पानी के साथ आपके पास आएगी, और मरकरी कैंसर कर देती है। ठीक है ना। तो जितने हम साइंस को बढ़ा रहे हैं उतनी ही बीमारियां ज्यादा आ रही। आप देखो, पहले लोग बाग स्वस्थ रहते थे और कहते थे, अब कहते हैं साइंस बहुत बढ़ गई है, मेडिकल साइंस बहुत बढ़ गई। क्या खाक बढ़ गई है, बीमारियां भी तो बढ़ गई है। तो हम चलते हैं, पोल्यूशन फ्री है ये। नंबर 3 रिन्यूएबल सोर्स है। रिन्यूएबल सोर्स को हिंदी में कहेंगे क्या, वापस से हम इसको रिन्यू कर सकते हैं, हम वापस से इसके सोर्स को फिर से कर सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट कौन सा होगा, इनकी एफिशिएंसी बहुत हाई होती है, एफिशिएंसी वेरी हाई। तो भैया यहां पर क्वेश्चन बनता है, एफिशिएंसी का मतलब है इनकी क्षमता। जो हम मोबाइल की बैटरी यूज करते हैं उसकी मुश्किल से 20 से 30% एफिशिएंसी होती है। अगर उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए तो मोबाइल की बैटरी कम से कम 10 दिन काम कर सकती है। तो यहां क्वेश्चन बनता है कि हम एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। तो एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला ये होता है, जी को एच से डिवाइड कर देते हैं। जी को हम कहते हैं फ्री एनर्जी और एच को कहते हैं टोटल एनर्जी। ये क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या है, और ये एनसीईआरटी की पुरानी बुक में नीचे बॉटम में दिया हुआ था, फुटर में दिया हुआ था। बच्चा फुटर क्या, बुक में तो पहुंच नहीं पाता, फुटर में कहां पहुंचेगा। तो ये इसका दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, इसकी एफिशिएंसी 95% तक हो सकती। तो देखना और समझना कैसे। अब हम फ्यूल सेल किसी का भी बना सकते हैं, मीथेन को जलाकर फ्यूल सेल बना सकते हैं, मेथनॉल को जलाकर फ्यूल सेल बना सकते हैं, और ग्लूकोज को भी जलाकर फ्यूल सेल बना सकते हैं। तो हम लोग हैं ह्यूमन बीइंग, वो इसमें से कौन सा फ्यूल सेल यूज करते हैं, ग्लूकोज वाला। पर अभी हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन का फ्यूल सेल। तो डाल लो भैया टॉपिक, हाइड्रोजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन फ्यूल सेल में हम सबसे पहले एनोड की रिएक्शन लिखेंगे, और हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से एनोड किसका बनेगा। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का एनोड बनता है। अब हाइड्रोजन का एनोड बनता है तो ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, एनोड पर। और एनोड पर ऑक्सीडेशन से H2 और OH मिलकर आपस में 2H2O बना देंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो। अब कैथोड पे जाते हैं। जब हम कैथोड पे जाएंगे तो कैथोड ऑक्सीजन का होगा, और जो 2H2O रिएक्ट कर रहे थे, ये 2H2O, ठीक है ना, वो इन 4 इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करके 4OH प्रोड्यूस कर। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर और दोनों इक्वेशनों को ऐड करके लिख दें। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए तो भैया ओवरऑल इक्वेशन H2 प्लस O2 ने रिएक्शन करके 2H2O बनाया, और ये कैसा है, लिक्विड। हर्षित भैया इसकी डेल एच ना इतनी होती है 243 के आसपास, और इसकी डेल जी की वैल्यू -229।
दोनों किलो जूल में है, तो बता सकते हो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? 229 तो डिवाइड करो 229 को 243 से या 42 से, 43 से ही करो। जो निकालेगा उसको एक क्वेश्चन और। %94। तो एक बच्चे ने निकालिया 94%। क्या सही है? कैलकुलेटर से कर लो भैया, एक दो लोग। तो 94 बाकी सारे लोग बता रहे हैं सही है जो। तो म्यू इजुकल टू हो जाएगा 229 डिवाइडेड बाय 243 इजुकल टू 100, अप्रॉक्स 94%। क्लियर? तो हमारे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है? टफ सा क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो देखते हैं कौन डूबता है और कौन मर जाता है। क्लियर? तो क्वेश्चन ये है कि कॉपर प्लस डिस्प्रोपोर्शनेट इन एक्वस सॉल्यूशन। हिंदी में हम इसको कहेंगे कि कॉपर प्लस का जलीय विलयन में विस्मीकरण हो जाता है। कॉपर प्लस का जलीय विलयन में विस्मीकरण हो जाता है। तो कॉपर प्लस डिस्प्रोपोर्शनेट इन द एक्वस सॉल्यूशन, कैलकुलेट ई नॉट सेल। ई नॉट सेल निकालना है, तो हमको ई नॉट सेल निकालना है और हमको क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, और जो दिया हुआ है वो आपके सामने बोर्ड पर है। जो निकालेगा उसको 25 पैसे वाली एक टॉफी मिलेगी। क्लियर? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। पूरे 5-7 मिनट दिए तुमको। कितना टाइम हो रहा है? 5:47 हो रहे हैं। काउंट डाउन शुरू। 7 मिनट तुम्हारे, उसके बाद में हमारे। चॉइस बोर्ड पर है, चलो और थोड़ी छूट दे देते। 0.78, 0.38, 0.54 और 0.60। सर ये कॉन्सेंट्रेशन सेल नहीं होगा क्या? कॉन्सेंट्रेशन सेल कहाँ हो गया? सेम ही हो गया ना, मतलब कॉपर का ही ऑक्सीडेशन है, कॉपर का अब ही। नहीं, हमने आपको जी वाला कंसेप्ट सिखाया था एक, कि ई नॉट ऐड करते हैं, ऐड नहीं होता, पहले जी में कन्वर्ट करना पड़ता। फिर से क्वेश्चन को समझ लो। कॉपर प्लस का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया एक्वस सॉल्यूशन में, तो अब जो उससे सेल बनेगा उसका पोटेंशियल क्या होगा? तो अब इसका डिफिकल्टी लेवल, सबसे पहला डिफिकल्टी लेवल तो ये है कि हमसे इक्वेशन ही नहीं बनेगी। वो हमको ये इंफॉर्मेशन कह रहा है कि कॉपर प्लस का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया, तो ये तो किसका काम कर रहा है? ये रिएक्शन तो कहां हुई? कहां हुई? एनोड पे। और ये वाली रिएक्शन कहां हुई?
कैथोड। क्लियर? तो अब कैथोड की वैल्यू में से किसकी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा? किसकी? कैथोड की वैल्यू में से एनोड की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने देखा, हमने ऊपर देखा तो हमें कैथोड की वैल्यू तो मिल गई, हमें कैथोड की वैल्यू तो मिल गई, पर हमको एनोड की वैल्यू ही नहीं गिवन है। हमको एनोड की वैल्यू गिवन नहीं है। देख लो कैसे, ये काम तो हुआ है एनोड पर और ये काम हुआ है कैथोड पर। इसकी वैल्यू गिवन है पर इसकी वैल्यू इसमें गिवन नहीं है। तो अब जब वैल्यू ही गिवन नहीं है तो हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? तो हमें जाना पड़ेगा, हमने फर्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था क्या कि E3 निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, E1 N1 E2 N2 डिवाइडेड बाय N3। तो अब देखना हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए इसकी या फिर इसकी, क्योंकि हम रिडक्शन पोटेंशियल यूज करते हैं तो हमें ये वैल्यू चाहिए। क्लियर? तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमें ये वैल्यू चाहिए और इसका E3 चाहिए। तो मैं इन दोनों वैल्यूज को यहां लिख रहा हूं जिससे आप निकाल सकें इनकी वैल्यू। इसकी वैल्यू तो 0.34 है और इसकी वैल्यू है 0.52 वोल्ट। कुछ बच्चों की शिकायत है कि मैं छोटा लिखता हूं, तो लो भैया बड़ा। अब ध्यान से देखना, हमको कॉपर +2 इधर चाहिए प्रोडक्ट साइड में, इसमें कहीं है यहां है। तो इस इक्वेशन को एज इट इज यहां रख देंगे। इसका पोटेंशियल कितना? 0.34। कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए? 2 प्लस। अब हमको कॉपर प्लस इधर चाहिए, लेकिन इसमें कहां दिया है? रिएक्टेंट साइड में चाहिएगा, प्रोडक्ट साइड में। तो इसकी वैल्यू को रिवर्ट करके लिखना पड़ेगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी -0.52 और इंटू 1। क्लियर? तो ये दोनों वैल्यू कितनी आ गई? नेगेटिव आई या पॉजिटिव? हम चेक कर लेते हैं, कोई गलती तो नहीं है। नेगेटिव क्यों, पॉजिटिव आएगी ना? हाँ देखो, ऐसे ही डूबते हैं, ये 68 हो जाएगा। हाँ पहले वो तो 0.16 वोल्ट आ गई। यहां तक दौड़ते भागते आ जाओ और अब इसमें पटक दो, क्योंकि हमने एनोड की वैल्यू निकाल ली है। तो अब ये वैल्यू तो कितनी है कैथोड वाली? कितनी है? 0.52। और ये वैल्यू कितनी है? 0.16। दोनों को मारा माइनस, तो कितनी आ गई? 38 आ गई क्या? तो कौन सा आंसर सही है? कौन सा आंसर सही है? अरे बताओगे क्या कौन सा आंसर सही है? तो आंसर जो सही है वो है 0.38। पर हमने अगर ऐसा क्वेश्चन किया होगा तो हम कर पाएंगे। फिजिकल और फिजिक्स बिना प्रैक्टिस के नहीं आती, वैसे तो कोई भी नहीं आती। आप जब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करोगे
आप ढक्कन के ढक्कन ही रहोगे। और बच्चा मालूम है क्या चाहता है? बच्चा चाहता है टीचर कहानी सुना दे, समझा दे। इस क्वेश्चन को 80% टीचर नहीं कर सकते। 80% टीचर, सिर्फ वही टीचर कर सकता है जिसने कम से कम 4 बार किया। तो जब टीचर को ही नहीं आता तो आप कैसे कर लोगे अकल से? आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब ये क्वेश्चन आया होगा तो एक हाथ से ही झिला होगा। अब नहीं आते हैं ऐसे नहीं आते, क्यों नहीं आते? ऐसे क्वेश्चन एक आध को आते हैं किसी पेपर, वो इसलिए डाले जाते हैं कोई 720 ना ले आए। अब तो 3 दिन क्या वो 720 नहीं आए, वो परसेंटाइल है। आपके परसेंटाइल आती है? तो फिर वो 720 होगा, 720 नहीं है। हैं? फिर वो ऐसे नेट पे क्यों डालते हैं? बच्चे को डिप्रेशन है नहीं। और क्या, परसेंटाइल आती है आजकल। अरे नहीं, पर तुमको फिर वो मार्क्स कैसे आते हैं 720 आउट ऑफ 720? नहीं आते। मैंने थोड़ी देखे, बहुत लोचा है लाइफ में। नीट तब भी थोड़ी बहुत सही है, जेई तो पूरी फर्जी की फर्जी है। है ना। परसेंटाइल से बच्चे को यही नहीं पता लगता कि मैं होशियार हूँ कि गंवार हूँ। उसके घर वाले कहते हैं मेरा बच्चा तो बहुत होशियार। जिस बच्चे को देखो कितनी, मार्क्स आते हैं नीट में तो लिखे हुए। तो भैया क्वेश्चन करो, रोज क्वेश्चन करो, सुबह करो, शाम करो, दोपहर में करो। एक बार को थ्योरी छोड़ दो, करने के बाद में नहीं आए तो पढ़ लो, पर क्वेश्चन करे बिना कोई सोल्यूशन नहीं है। इतने पढ़े लिखे टीचरों से क्वेश्चन नहीं होते, उसे ऐसा थोड़ी थ्योरी नहीं आती। फिर भी नहीं होते तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रैक्टिस नहीं। अच्छे अच्छे टीचर प्रॉब्लम नहीं बताते क्लासों में, इसलिए नहीं बताते नहीं आया तो बेइज्जती हो जाएगी। एक दूसरा, क्लास खत्म हो जाती, बच्चे डिस्टर्ब भी करते हैं। तो हम चलते हैं अगली कहानी की, ठीक है? तो हमारे इसमें 2 टॉपिक अभी बच रहे हैं और वो 2 टॉपिक हैं ये। एक तो है फैराडेज लॉ और दूसरा टॉपिक है कंडक्टेंस। दूसरा टॉपिक है कंडक्टेंस, ठीक है? तो डाल लो भैया। पहला टॉपिक नाम है जिसका, क्या भैया हर्षित? फैराडेज लॉ। फैराडे लॉ। फैराडे लॉ। और फैराडे ने हमको 2 लॉ पकड़ा दिए। एक का नाम फैराडे 1, दूसरे का नाम फैराडे 2। तो हम पढ़ रहे हैं फैराडे लॉ फर्स्ट। और फैराडे लॉ फर्स्ट में क्या कहता है? पहले अंग्रेजी में कहता है, देखते हैं। मास डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड, mass deposit at electrode directly proportional to, directly proportional, ठीक है, directly proportional to charge, charge pass। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोड पे जो मास डिपॉजिट होता है वो उसमें से जितना चार्ज पास करें उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया क्या? Q। Q बराबर IT होता है और ऐसा छोटी क्लासों में ही पढ़ लेते हैं।
अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाएं तो हो जाएगा ZQ। यहां पर Z का मतलब है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऐसे निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है? उसके इक्विवेलेंट वेट को फैराडे से डिवाइड कर देते। हमने इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर दिया। तो पहले तो मैं कर रहा हूं Q की वैल्यू को, नहीं तो एक साथ दो दो चेंज होंगे तो बच्चा झट से कह देगा क्या चल रहा है ये। तो एटॉमिक वेट इनटू I2 IT डिवाइडेड बाय फैराडे। अब ध्यान से देखना, हमने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला होता है, उस ऊपर तो लिखते हैं उसका एटॉमिक वेट, और नीचे आ जाती है वैलेंसी। क्या आ जाती है? वैलेंसी। तो इसमें अगर हम ये भी पुट कर दें तो ये हो जाएगा एटॉमिक वेट, परमाणु भार इनटू I धारा इनटू टाइम बटा फैराडे ऑब्लिक फैराडे। ओके। अब भैया इंपॉर्टेंट, और फैराडे की वैल्यू इस उम्र में सब लोग जानते हैं। अरे वो बैलेंस हाँ, वैलेंसी का मतलब संयोजकता, उस पे कितना चार्ज है। तो बच्ची ने कही वैलेंसी खा गए सर। हाँ बिल्कुल खा गए, तो हमने वैलेंसी भी लिख दी। अब ये फॉर्मूला है फैराडे के फर्स्ट लॉ का। अब ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अगर किसी भी क्वेश्चन में टाइम दिया हो या पूछे, लिख लो ये, इस फॉर्मूले को एक बॉक्स में बंद कर लो, उसके नीचे लिखो टाइम दिया हो या पूछे, तो फट से यहां आ जाओ। मतलब इलेक्ट्रो के 100 में से 99 क्वेश्चन जिसमें टाइम दिया हो यही लगेगा। और ये वो चाबी है जिससे दरवाजा खुलता है कि न्यूमेरिकल पढ़ा, पढ़ते ही देखा टाइम दिया है, इलेक्ट्रो का न्यूमेरिकल है, तो कूद जाओ इस फॉर्मूले के ऊपर। 99.9% टांग नहीं टूटेगी। ठीक है ना? एक आध कोई बहुत ज्यादा हायर लेवल का क्वेश्चन आ गया तो हो, वैसे तो आज तक टूटी नहीं है। वो स्पेसिफिकली क्वेश्चन को डिजाइन ही ऐसे करे कि टाइम वालों की टांग तोड़नी है तो ही टूटेगी। क्लियर? अब यहां से हम आगे चलेंगे तो हमने लिख लिया इस फॉर्मूले पे क्या क्या लिख लिया? टाइम दिया हो या पूछे, या पूछे, टाइम गिवन और आस्क्ड, यूज दिस फॉर्मूला इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब हम चलते हैं कुछ और ज्ञान की बातों की तरफ। इसकी यूनिट क्या होती? यूनिट ऑफ चार्ज। वैसे तो फिजिक्स वालों को सबको पता है यूनिट ऑफ चार्ज फैराडे होती। अब जो 1 फैराडे है ना, वो बराबर होता है कितने के? इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है और इनटू एवोगाड्रो नंबर। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हम बचपन में ही सीख लेते हैं, फिर भी किसी की अगर उम्र अभी नहीं आई है बचपन वाली, तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। और एवोगाड्रो नंबर तो अब हमें भी शर्म आएगी तुम्हें बताने की। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 96487 एग्जैक्ट, मतलब आसपास वैल्यू। और इसको हमने लमसम 96500 मान लिया, जो बराबर है किसके? 1 फैराडे के। 1 फैराडे के इक्वल। क्लियर? तो 1 फैराडे चार्ज पास करने का मतलब इतने इलेक्ट्रॉन पास कर। अब मैं आपको
ज्ञान की बात बता रहा हूं जो आपको याद करने से कई सारे क्वेश्चन झटपट हो जाएंगे। तो वो ज्ञान की बात आखिर है क्या? और वो ज्ञान की बात यह है 1 फैराडे से हमेशा इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होता है। इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होगा, हिंदी में ही लिख लेना। अगर तुम्हारी कॉपी में हिंदी में कोई लाइन लिखी है तो समझ जाओ पेपर में आएगी। 1 फैराडे से हमेशा इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होगा। इससे कई हार्ड क्वेश्चन कुछ सेकंड में ही सॉल्व हो जाते। तो मैं आपको 2-3 सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करके बता रहा हूं। वैसे तो याद होने चाहिए थे, पर फिर भी देखो किसी को नहीं आते तो मुझे पता नहीं है किसको आते हैं और किसको नहीं आते। तो मैं 3 इक्विवेलेंट वेट यहां कर रहा हूं। कॉपर का इक्विवेलेंट वेट 31.75 होता है। और ये बात अगर बच्चे को याद नहीं है तो मान लो कि उसका होने वाला नहीं है। 31.7 मतलब 31 ही नहीं आता तो समझ लो एक आइडिया लग रहा है कि इसका होने वाला नहीं है। और एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट 27/3 हो जाएगा और सिल्वर का 108/1 हो जाएगा। सिल्वर का एटॉमिक वेट 108 है, 1 से डिवाइड किया, एक ही इसको डिवाइड किया 9। ठीक है, तो भैया फटाफट टिप लो। और ये ऑक्सीजन का भी बता देता हूं। ऑक्सीजन का हो जाएगा कितना? 8। और हाइड्रोजन का क्लियर? तो ये छोटे मोटे से इक्विवेलेंट वेट मैंने आपको लिख दिए हैं। छोटे मोटे से इक्विवेलेंट वेट मैंने आपके लिए लिख दिए। और अब हम करेंगे फाइनली क्या क्या करेंगे क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ये, बोले हम तब तक बोर्ड की हालत सुधार। तो देखना भैया पहला क्वेश्चन ये कि अगर हम 1 फैराडे चार्ज पास करें कॉपर सल्फेट में से, अगर हम कॉपर सल्फेट में से 1 फैराडे चार्ज पास करें तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा? वन फैराडे चार्ज से कितना कॉपर डिपॉजिट होगा हर्षित? 31.75 ग्राम। तो 31.75 होगा। आपको कितना आसान है। वो क्या कहता है कि जब हम देखना क्वेश्चन, जब हमने H2O में से इलेक्ट्रोलिसिस करी, इलेक्ट्रोलिसिस करने पर 5.6 लीटर हाइड्रोजन बनी, 5.6 लीटर हाइड्रोजन बनी। तो बताओ कितनी ऑक्सीजन रिलीज होगी? लिखो क्वेश्चन। H2O की इलेक्ट्रोलिसिस करने पर 5.6 लीटर हाइड्रोजन रिलीज होती है। तो बताओ कितनी ऑक्सीजन रिलीज होगी? अब इसको करने के 2-3 तरीके हैं। 2-3 तरीके हैं। एक जो सबसे आसान तरीका है वो तो ये है, H2 प्लस हाफ O2 मोल कंसेप्ट में चले जाओ। जब ये 1 मोल बनता है तो ये कितना बनेगा? हाफ। तो जब ये 5.6 लीटर निकली है तो ये निकलेगी 2.8 लीटर। इससे आसान तो कोई नहीं है, क्योंकि नो कैलकुलेशन। ठीक है,
बढ़े। अब दूसरा तरीका इससे है, दूसरा तरीका इससे है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना होता है हर्षित? तो इसकी जरूरत नहीं है, बस तुम्हें आती नहीं है इसलिए बता रहा हूं, ये आपको याद होना चाहिए। कितना हो जाएगा? 11.2 लीटर। ठीक है, तो 1 फैराडे से 11.2 लीटर निकलती है। तो 5.6 के लिए कितनी? आधा फैराडे, हाफ ही फैराडे होगा ना। अगर आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन करने हैं तो हमको ये याद करने से बहुत फायदा मिलता है, पर सबसे आसान तरीका तो यही मोल वाला। अब 1 ग्राम का 11.2 लीटर है। हाँ तो फिर इसका क्या करेंगे? क्या? ये तो समझ आ गया कि 11 ठीक है, 11.2 लीटर पता लग गया। अब देखना कितने फैराडे, हाफ फैराडे ना, तो 1 फैराडे से कितने ग्राम ऑक्सीजन डिपॉजिट होगा? 8 ग्राम। तो आधे से 4 ना, 4 का वॉल्यूम निकाल। वो तो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो फिर कैसे निकालेगी? बड़ी सही। तो अब ये बात हम करके सीख सकते हैं, ये बात हम करके सीख सकते हैं, बिना करे नहीं सीख सकते। इस वाले सॉल्यूशन को हटा देता हूं, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए एक क्वेश्चन है ये, अगर हम इनिशियली 1 मोल H2O लें तो बताओ इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल कितने होंगे? आज की क्लास बस यहीं रोक देते। इसे कंप्लीट करा दो ना ये चैप्टर। तो देखो 1 में से x 1x/2 क्लियर? अच्छे से इक्वेशन में डाउट है क्या? तो इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल कितने हो जाएंगे? 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस x/2 क्लियर? ये और ये कर दे। तो भैया खूब क्वेश्चन करो, दिन में 2 बार 3 बार करो, तब ही आपकी पार पड़ेगी, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिटिव के रिजल्ट बढ़ते जा रहे हैं। 1 ही आएगा, x ही आएगा, 2x/2 हो जाएगा ना वो। और इतने ही तो आएंगे, x+2, x से x कट गया तो 1 + x/2 को भी तो सॉल्व करेंगे ना। क्यों करेंगे? अब आगे कैसे करेंगे बताइए, कैसे करेंगे? अरे निशु मैडम, निशु मैडम, अरे निशु मैडम। हाँ जी सर। अच्छा, आवाज ही नहीं आ रही होगी, प्रदीप ने आवाज ही काट। हाँ जी सर, हेलो सर। कुछ समझ आ रहा है? हाँ जी सर, कुछ आ रहा है, कोशिश कर रही हूँ बनाने की। सर कुछ तो आ रहा है। अरे निशु मैडम। हेलो सर, हाँ जी। हम आपको फोन करते हैं आज, है ना प्रदीप? अब आप तेरे को अभी फोन कर रहे हैं, है ना?